हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सब थंबनेल में देख पा रहे हैं कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले मध्य प्रदेश डीएलएड के प्रथम वर्ष का विषय गणित शिक्षण। जी हां, गणित शिक्षण जो कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय की इकाई 1 जिसका नाम है गणित से परिचय, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। यानी इस वीडियो लेक्चर में आपको क्या क्या देखने मिलेगा, तो आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा इस पूरे इकाई की ब्लूप्रिंट अंक योजना, यानी इस इकाई से कितने अंकों के कौन कौन से प्रश्न आते हैं, वस्तुनिष्ठ, दीर्घ उत्तरीय, अतिरिक्त उत्तरीय, ये सब बताऊंगा। उसके बाद हम महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे जो डीएलएड की परीक्षा में पहले भी पूछे जा चुके हैं और आने वाली इस डीएलएड की परीक्षा के लिए बहुत संभावित है कि ये प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो ये पूरे वीडियो लेक्चर में होगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गणित शिक्षण विषय की इकाई 1 जिसका नाम है गणित से परिचय। इस इकाई 1 गणित से परिचय, इसकी अगर हम अंक योजना की बात करें, गणित से परिचय अंक योजना की, तो इस पर कुल जो अंक आवंटित है वो है 10। जी हाँ, टोटल मार्क्स कितने मिलते हैं? 10 मार्क्स मिलते हैं। इस पर कुल 10 अंक आवंटित है और ये 10 अंक विभाजित कैसे हैं? तो वस्तुनिष्ठ देखोगे तो 2 प्रश्न आएंगे, यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं 1-1 मार्क्स वाले वस्तुनिष्ठ, वैसे आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, यानी 1 और 1 2। तो उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंकों वाले 2 प्रश्न, यानी 2 + 2 4 मार्क्स, 4 और 2 6, ऐसे ही हो गया। और 4 अंक का एक प्रश्न भी आता है। जी हाँ, लघु उत्तरीय प्रश्न 4 अंक का एक प्रश्न आता है, यानी 10 नंबर टोटल हो गए। तो यहां पर याद रखिएगा 2 मार्क्स वाले को 30 वर्ड्स में लिखना होता है, 30 शब्द में, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और 4 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन होता है उसको कम से कम 75 शब्द में लिखना होता है, ठीक है, कम से कम 75 शब्द, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक। तो शब्द सीमा बहुत ध्यान रखनी पड़ती है, तभी पूरे में से पूरे अंक मिलते हैं। वरना आप 2 मार्क्स वाले को 50 शब्द में लिख रहे हो और 4 मार्क्स वाले को सिर्फ 30 शब्द में लिख रहे हो, आपको लगता है पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा? ऐसा नहीं होता है ना। जिस अंक पर है ना, जिस नंबर के क्वेश्चन पर जितने शब्द आवंटित है उतने ही मार्क्स के हिसाब से लिखना होगा, उतने ही शब्द लिखना चाहिए, तभी तो शब्द सीमा रहेगी ठीक से, तभी नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो एक होता है पेपर आना, पेपर लिखना, और एक होता है थोड़ा दिमाग से होशो हवास में पेपर लिखना, अच्छा स्कोर करने के लिए ना। तो वही ध्यान में रखिएगा। ये मैंने आपको ब्लूप्रिंट बता दिया। इस इकाई का नाम गणित से परिचय, अंक आवंटित है कुल 10। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कितने अंकों के कौन कौन से प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, यदि आप मध्य प्रदेश डीएलएड की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, कहीं आपको मार्केट में भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं ना किताब, कहीं ना नोट्स, ना कोई सीरीज, कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मात्र इस एक संपूर्ण कोर्स से विद 1 ईयर वैलिडिटी, ये पूरा कोर्स 1 साल तक वैलिड रहेगा, जहां से आप 100% तैयारी कर सकते हैं आने वाली डेट की परीक्षा के लिए। जिसमें आपको मिलता क्या क्या है? इसमें आपको नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्वेश्चन आंसर्स, वीडियो लेक्चर्स, ये सब कुछ आपको मिलता है। इवन मैराथन वीडियो लेक्चर भी आपको इसमें उपलब्ध होते हैं, एमसीक्यूज, ये सब कुछ। यानी इस एक कोर्स से आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हो, कहीं और टेंशन ही खत्म हो जाएगी आपकी पढ़ाई करने की। 90+% स्कोर होगा इस कोर्स से। कोर्स परचेस करना बहुत आसान है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करके डायरेक्टली कोर्स परचेस कर सकते हो, बिना किसी कूपन कोड डाले। डायरेक्टली फिलहाल 33% का ऑफ चल रहा है, डायरेक्ट कोर्स परचेस कर लेना, 33% की छूट है इस कोर्स के ऊपर फिलहाल, ठीक है। और कोर्स परचेस करना बता ही दिया, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करो, वहां से अपना संपूर्ण कोर्स परचेस करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की ओर आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वही कि गणित क्या है। पाठ का नाम ही है गणित से परिचय, तो गणित वाला, गणित के इंट्रोडक्शन से संबंधित क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो गणित एक्चुअल में है क्या, आखिर गणित हम कहते किसे, है ना। तो गणित एक विषय है, एक साधन है, एक माध्यम है। विषय तो बाद की बात है, पर पहले क्या है? एक साधन है, एक माध्यम है, जिसके द्वारा आप व्यक्ति के अंदर सोचने की क्षमता, आप कैलकुलेशन करने की, है ना, गणित के गणनाएं करने की क्षमता, ये सब ला सकते हैं, हिसाब किताब करने की क्षमता, है ना। तो गणित एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति में चिंतन करना, बोध, तर्क शक्ति, तर्क वितर्क करना, यानी डिबेट करना, है ना, फिर विश्लेषण, स्पष्टीकरण, ये सब करने की क्षमता, ये सब करने की योग्यता आ जाती है। यानी जो छात्र गणित पढ़ता है, जिस छात्र को गणित पढ़ाया जाता है, वो छात्र जो है अगर मन लगा के गणित पढ़ेगा तो वो क्या क्या सीख पाएगा भाई? वो चिंतन करना, सोचना समझ जाएगा, है ना, वो किसी भी चीज को समझना, आत्मबोध करना, या उस चीज का बोध करना, तर्क वितर्क करना, है ना, ये सारी चीजें वो सीख सकता है गणित के माध्यम से। तो गणित एक ऐसा साधन है, गणित एक ऐसा विषय है। क्लियर हो गया गणित क्या है? कभी आया अगर 2 मार्क्स के लिए आता है तो ऐसा आपको ध्यान में रखना है। इसमें और चीज आप लिख सकते हो चाहे तो। गणित जो है बहुत महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। गणित जो है वो रोजमर्रा के हमारे दैनिक जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हम इंसान जो भी काम करते हैं आप देखोगे उसमें कहीं ना कहीं गणित शामिल ही होता है। और अन्य विषयों की पढ़ाई में, जैसे विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, कुछ भी आप पढ़ लो उसमें आपको गणित का इस्तेमाल करना ही करना होता है, कैलकुलेशंस करनी ही करनी होती है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। रोजमर्रा का जो नाप तोल करते हैं, लीटर में नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं, कुछ भी चीजें, उसमें भी तो गणित लगता ही लगता है। तो गणित हर चीज में है।
इसीलिए गणित बहुत ही महत्वपूर्ण है, इतना आप 30 शब्द में लिख लेना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गणित की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। मैथमेटिक्स का नेचर क्या है, गणित की प्रकृति की अवधारणा क्या है, उसे स्पष्ट कीजिए ना। गणित की प्रकृति का दर्शन स्पष्ट कीजिए, अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो पहले आपको ऐसा क्वेश्चन आया तो मैंने हमेशा बताया कभी भी डायरेक्टली सवाल देख के उत्तर लिखना मत शुरू कर दो, पहले सवाल के बाद थोड़ा सा 1-1.5 लाइन की थ्योरी लिखो। जैसे यहाँ पर गणित की प्रकृति को हम दर्शन के अनुसार निम्न प्रकार समझ सकते हैं, है ना। कुछ ऐसा थ्योरी आप बनाइए पहले, उसका फिर पॉइंट्स लिखिए। नंबर 1 कि भाई सामान्यतः समान समझी जाने वाली वस्तु में अंतर स्पष्ट करना। ऐसे तो आपको दिखेगा कि ये वस्तु भी समान है, वो वस्तु भी समान है, एक जैसी तो दिख रही है, लेकिन गणित ही है जो उन वस्तुओं के बीच अंतर करना सिखा सकता है, ठीक है। जैसे ये गोल पेन है, ठीक है, और ऐसा ही अब आप देखोगे ये भी एक गोल पेन है, पर इन दोनों पेन में आपको शेप में अंतर दिखाई देगा ना। थोड़ा मैं और आपको क्लोज कर दूं तो आप देखोगे इसमें आपको अंतर दिखाई देगा। क्लियर, अंतर दिख रहा है ना। ये पूरी तरह से बेलना आकार है, पर अगर इसको आप देखो ये पूरी तरह से बेलना आकार नहीं है, ये ना, ये आपको ऐसे वो पेंटागोनल हेक्सागोनल शेप का थोड़ा सा दिखाई देगा, षटकोण होता है ना बिल्कुल वैसा, ठीक, तो वैसा दिखाई देगा। तो वैसे तो सबको ये समान शेप दिखाई देंगे, पर गणित जो है इसके अंदर सटीक अंतर बता सकता है। तो गणित जो है सामान्य वस्तु जिनको समान समझते हैं उनके बीच अंतर करना सिखा सकता है, बारीक से बारीक अंतर भी। दूसरी बात कि भाई वस्तु की प्रकृति से संबंधित जो भी सिद्धांत होंगे उन्हें वर्णन करना, यानी वस्तु किस उसका नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका जो भी सिद्धांत होगा उसे समझा देना। कौन करेगा, ये गणित कर देगा, ठीक है। अनुभवों और मूल्यों को व्यवस्थित और परिष्कृत करना, जितने भी एक्सपीरियंस से किसी भी चीज की कीमत लगाना, किसी भी चीज अपने अनुभव से उस चीज को व्यवस्थित करना, ये सब गणित करता है। गणित दूसरे विषयों में सहयोग करता है। गणित जो है समस्त विषयों का, वैज्ञानिक विषयों का आधार है। गणित एक वैज्ञानिक विषय है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। गणित जो है पूरी तरह से एक वैज्ञानिक विषय है ना। ये सारी चीजें जो है गणित की प्रकृति, गणित के दर्शन है, ये ध्यान लीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीजें तारीफ लिखनी है मोटा मोटा, गणित करता क्या है, गणित की खासियतें क्या है, और तारीफ लिख देनी है आपको गणित की, है ना, बारे में। गणित ये है, गणित वो है, गणित ऐसा है। क्लियर है, इतना तो आप समझते हैं, इतना गणित तो पढ़े हैं 12वीं तक की, कर ही सकते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला सवाल है कि गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का कारण बताइए। कि हमारा सिलेबस जो भी बनता है, जो भी सिलेबस बनेगा, चाहे छोटे बच्चे का हो चाहे बड़े बच्चों का, तो जो भी सिलेबस बनाया जाता है तो उस सिलेबस में गणित को इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों देते हैं, मैथमेटिक्स को इतना स्पेशल वैल्यू, इतना स्पेशल प्लेस क्यों मिलता है ना, गणित को क्यों मिलता है। आप देखो स्कूल में हर जगह, बच्चों में भी, सब जगह गणित का ही हुआ रहता है। गणित के टीचर का ही पूरा भौकाल रहेगा भाई, गणित वाले ही एकदम, अरे हमारा सब्जेक्ट मैथ्स यार, मैथ्स, बायो वाले, कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले, इनको तो कुछ समझते ही नहीं है गणित वाले। तो अरे गणित भाई खतरनाक, गणित अरे मैथ्स बहुत टफ होता है, मैथ्स एकदम रोना रोते रहेंगे। ठीक है, गणित है पर कठिन है इससे नहीं। ऐसे देखा जाए तो गणित सबसे आसान होता है, पर गणित में लोग ध्यान नहीं देते, इस कारण से गणित कठिन लगता है। हम तो बात करेंगे भाई गणित को विशेष स्थान दिया क्यों गया है ना, कि गणित जो है स्पेशल क्यों है, वो टफ है, कठिन है, इस वजह से नहीं। ठीक है, वो तो है ही नहीं, पहले बता दूं, गणित कठिन होता ही नहीं है। ठीक है, जो मन लगाकर एकदम बेसिक से, है ना, पढ़ता है, आधार से पढ़ता है, जीरो से, तो उसको पूरा पता रहता है, उसके लिए बड़ा आसान होता है गणित, है ना। चलिए, तो गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने के कारण निम्नलिखित हैं। पहले थ्योरी बना दो, जैसा कि मैंने हर बार कहा है, डायरेक्टली नहीं लिखना है, पहले थ्योरी लिखनी है 1-2 लाइन की। तो हमने यहाँ पर थ्योरी देखी, तो गणित को पाठ्यक्रम में शामिल करने के कुछ मुख्य कारण हैं, उनमें से कुछ कारण दिए जा रहे हैं, है ना, कई कारण हैं, उसमें से कुछ मुख्य कारण दिए जा रहे हैं। नंबर 1, यह वैज्ञानिक विषयों का आधार है। गणित जो होता है यह वैज्ञानिक विषयों का क्या होता है, आधार होता है। जो भी वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आप ज्योग्राफी ले लो, जैसे कि आप बायोलॉजी ले लो, केमिस्ट्री ले लो, फिजिक्स ले लो ना, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान होगा फिजिक्स, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या होगा, केमिस्ट्री रसायन शास्त्र, भूगोल, है ना, ये सारे ऐसे विषय हैं जिनमें विज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसमें आप देखो ये सारे वैज्ञानिक विषय, साइंटिफिक चीजें लगती है। इसमें आप देखो कैलकुलेशंस होते हैं, गणनाएं होती हैं ना, कैलकुलेशन करना पड़ता है, न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो ये सब किसके माध्यम से होगा, गणित के माध्यम से। तो गणित जो है वैज्ञानिक विषयों का आधार है ना। और देखा जाए तो गणित का इंसान के जीवन में बहुत गहरा संबंध है, तो गणित का मानव जीवन से बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध है, गणित का मानव जीवन में बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ संबंध है। और क्या, गणित बच्चों के अंदर, अब जैसे मैंने अभी बताया, जैसे कि घनिष्ठ संबंध है यानी गहरा रिश्ता है, तो आप तो समझ ही गए होंगे। बाजार जाओ, हिसाब किताब, राशन की दुकान जाओ, किराना, हिसाब किताब, आपने परीक्षा दी, नंबर, अंक, हिसाब किताब, कुछ भी कर लो भाई, गणित से आप बच नहीं सकते, है ना। इवन आप देखोगे हर फील्ड में पैसा कमाने से लेके खर्च करने तक सब में क्या है, गणित है। फिर गणित जो है वो बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण लाता है। ठीक है, गणित से बच्चों के अंदर
तार्किक दृष्टिकोण पैदा हो जाता है बच्चों के अंदर। तार्किक यानी कि उन्हें लॉजिक, फैक्ट, आर्ग्यू करना, तर्क करना सिखा देता है ना। किसी भी पीछे सवाल के पीछे का जवाब और उस जवाब के पीछे भी क्यों पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है ना, क्यों, कैसे, कब, कहां, ऐसा ही क्यों होता है, इस प्रकार की चीजें है ना। ये बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी आप कह सकते हो ना, ये बच्चों के अंदर जो कह सकते हो कि जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है जानने की, है ना। तो ये कौन लाता है? गणित लाता है। तो गणित बच्चों के अंदर तार्किक दृष्टि से पता चलता है। गणित में ऐसा हुआ, यहां पर ये संख्या आई, क्यों आई, कैसे आई, कहां से आई, कितना क्या किया, हर पीछे के कारण रहता है ना, तर्क रहता है। तो हर चीज के पीछे कारण जानना क्या गणित ही पैदा करता है। गणित से ही तर्क शक्ति बच्चों में बढ़ती है। और क्या, गणित एक विशेष तरह से सोचने का दृष्टिकोण, यानी एक अलग तरह से सोचने का, एक विशेष तरह से सोचने का नजरिया बच्चों के अंदर दृष्टिकोण ला देता है, व्यक्ति के अंदर ला देता है। कौन? गणित, है ना। गणित के छात्र देखोगे आप, उनको बहुत सवाल जवाब करने का, कहां से आया, क्या आया, ये आदत हो जाती है। इस कारण से उनकी सोच भी थोड़ी वैसी हो जाती है, ठीक है। तो गणित एक विशेष तरह से सोचने का दृष्टिकोण पैदा करता है। और क्या, गणित एक यथार्थ विज्ञान है, एक रियल साइंस है, ठीक है। यह एक यथार्थ, रियल लाइफ में दिया हुआ विज्ञान है। तो गणित एक सही मामले देखा जाए तो विज्ञान है, साइंस है। तो ये सब गणित की खासियतें हैं। इन्हीं कारणों की वजह से गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान यानी कि स्पेशल वैल्यू दी गई है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि क्यों गणित को स्पेशल स्थान दिया गया है पाठ्यक्रम में, सिलेबस में। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि गणित को रुचिकर एवं प्रभावशाली बनाने के उपाय बतलाइए। गणित को कैसे और इंटरेस्टिंग और कैसे इफेक्टिव, है ना। रुचिकर मतलब इंटरेस्टिंग और प्रभावशाली मतलब इफेक्टिव। तो गणित को और इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, कुछ उपाय बतलाइए, कुछ मेथड्स, है ना, गणित को और रुचिकर और प्रभावी बनाने के। ठीक है, तो एज ए टीचर जब आप गणित पढ़ाते हो, एज ए शिक्षक आप मैथ्स पढ़ाना ही है, क्योंकि हम सब शिक्षक बनी तैयारी कर रहे हैं। तो गणित तो हम पढ़ाएंगे 8वीं तक के बच्चों को एटलीस्ट, कम से कम। तो हम जब गणित उन्हें पढ़ाएंगे तो हम अपने गणित को और अच्छा कैसे बनाएंगे, हम अच्छे मैथ्स के टीचर कैसे बनेंगे, वो पूछा है यहाँ पर। ठीक है, तो गणित को रुचिकर एवं प्रभावशाली बनाने के उपाय निम्नलिखित दिए जा रहे हैं। ठीक है, ऐसी थ्योरी बना ली हमने। अब पॉइंट्स, नंबर 1, विषय को पूर्व ज्ञान से संबंधित करना, यानी हम जो पढ़ाने जा रहे हैं उसको ऐसे समझाओ कि पिछले नॉलेज से, पहले ज्ञान से कनेक्टेड है। अब बच्चा 5वीं में आया तो बच्चे को चौथी के बेस से बताओगे ना 5वीं का कोई सवाल, ये देखो बच्चों आपने चौथी में ऐसा पढ़ा था ना, तो देखो वही इस्तेमाल करके इसको ऐसे सॉल्व करना है। तो बच्चे को लगता है कि अरे यार ये मेरे को पहले से आता है, यानी तो पहले हम सीखा था, उसी के बेस पे बन रहा है, तो बच्चे को इंटरेस्टिंग लगता है वो सवाल। ठीक है, तो गणित को पूर्व ज्ञान से संबंधित करके पढ़ाना चाहिए। ठीक, दूसरा, मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना चाहिए, जो साइकोलॉजिकल मेथड्स होते हैं ना, जो मनोवैज्ञानिक विधियां होती है उनका प्रयोग करना चाहिए, जिससे बच्चे का उत्साह बढ़े, बच्चे को आसान लगे, या बच्चा कम से कम इस भ्रम में रहे कि गणित कठिन नहीं, मुझे तो आता ही है ना, इस तरह से। ठीक, और क्या, आवश्यक सहायक सामग्री का उपयोग करें, गणित को पढ़ाने के लिए जो भी नेसेसरी मटेरियल लगता है उसका जरूर इस्तेमाल करें। जैसे क्लास में ज्यामिति, जियोमेट्री, शेप्स पढ़ा रहे, मान लीजिए ज्योमेट्री तो बहुत मतलब शेप्स पढ़ा रहे, बच्चों को गोला पढ़ाना हो, बच्चों को स्फीयर पढ़ाना हो, सर्कल पढ़ाना हो, त्रिकोण पढ़ाना हो, तो उसके लिए सिर्फ बोर्ड पे ड्रॉ करना जरूरी नहीं है ना, वस्तुएं भी लेकर आइए क्लास में, है ना। बच्चों को अंदर, मान लीजिए बच्चों को स्फीयर और सर्कल के बीच अंतर बताना है, तो एक बॉल लेकर आइए, स्फीयर और सर्कल मतलब चूड़ी, ऐसे बच्चों को समझाइए कि कैसे। तो ये जो जो आवश्यक वस्तुएं लगती गणित को पढ़ाने में, उनका इस्तेमाल जरूर कीजिए, नहीं तो पुराने तरीके से बस बोर्ड पे लिखे जा रहे, समझाया जा रहे, इससे नहीं, इससे बोरिंग लग जाएगा ना मैथ्स, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने का। फिर समुचित प्रोत्साहन देना तथा आत्मविश्वास उत्पन्न करना, बच्चों को समय समय पर उन्हें भाई एकदम मोटिवेशन दो कि भाई क्या बढ़िया मैथ्स करते हो यार, तुम तो एकदम बहुत फास्ट करते हो, मैथमेटिशियन बनोगे, ये वो, थोड़ा उत्साह देना चाहिए, बच्चे के अंदर आना चाहिए ना। बच्चे को थोड़ा सा प्रोत्साहन दीजिए, मोटिवेशन दीजिए, बच्चों को थोड़ा बहुत तो ये सब करना पड़ेगा, तो बच्चा सीखेगा। ठीक है, समय समय पर। फिर स्नेह और सद्भावना का व्यवहार, और एज ए मैथ्स टीचर आपको बच्चों के साथ स्नेह है, प्यार से रहना पड़ेगा, मिलजुल कर रहना पड़ेगा, है ना, सद्भावना का व्यवहार रखना पड़ेगा। वरना अगर आप चिड़चिड़े हुए, मैथ्स के लेकर पहले इतना हुआ रहता है, फिर ऊपर से मैथ्स के टीचर थोड़े खड़ूस निकल जाते हैं, एकदम खतरनाक, अधिकतर तो आएंगे क्लास में ना हल्ला ना कुछ, चुपचाप आएंगे, पट पट सवाल कराएंगे, चुपचाप चले जाएंगे, और भाई एकदम खतरनाक क्लास नहीं, एकदम मातम वाला रूम बना रहता है, शोक सभा जैसा। तो ऐसा हाल नहीं होना चाहिए, मैथ्स की क्लास एकदम इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, मजा आना चाहिए बच्चों को, है कि नहीं। बच्चे एकदम बेसब्री से इंतजार करना चाहिए, आज मैथ्स की क्लास कब लगी यार, कब आएंगे मैथ्स के सर, कब आएंगे मैथ्स के मैम, ऐसा होना चाहिए ना। तो क्लास को एकदम बढ़िया से बनाओ, बच्चों के साथ घुल मिल के रहो, तो स्नेह और सद्भावना का व्यवहार रखेंगे, तो इस तरह से गणित जो है प्रभावशाली हो जाएगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा गणित पढ़ाना। ठीक है, क्लियर है, समझ गया। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न देखिए, अंतिम प्रश्न, कि भाई शून्य के आविष्कार पर असर डालिए। बात गणित की हो
और शून्य की बात ही ना हो, जीरो की बात ही ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। आप तो जानते ही भाई गणित में सबसे ज्यादा अगर संख्याओं में किसी टॉपिक पे चर्चा की जाती है तो शून्य की बात की जाती है ना। तो इसी शून्य की बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है शून्य का आविष्कार भारत में हुआ, हम सभी जानते हैं। तो शून्य के आविष्कार पर प्रकाश डालिए। तो शून्य का आविष्कार जो है, इसका मुख्य अगर आप कहोगे श्रेय किसे जाता है, क्रेडिट जो जाता है वो संस्कृत के व्याकरणाचार्य पाणिनि को जाता है 1500 ईस्वी पूर्व। ठीक है, पाणिनि, महर्षि पाणिनि तथा महर्षि पिंगल, इन्हें दिया जाता है। इन्होंने ही शून्य का आविष्कार किया। देखो, शून्य शब्द में खोजना और शून्य अंक में खोजना अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा किया गया, इसलिए 2-3 लोगों का यहाँ आपको नाम दिख जाएगा। ठीक है, तो शून्य का आविष्कार का मुख्य जो श्रेय है या क्रेडिट जो जाता है, किसे जाता है? पाणिनि, संस्कृत के व्याकरणाचार्य रहे हैं, पाणिनि को जाता है। अब संस्कृत में मैथ नहीं होता तो संस्कृत में शून्य लिखा तो जाएगा ना, क्योंकि संस्कृत में जो भी चीजें लिखी जाएंगी वहां 10, 5, 6 ऐसा कुछ नंबर तो लिखा जाता, तो उसमें शून्य लिखा जाता, लेकिन शून्य शब्दों में लिखा जाता, अंकों में नहीं, डिजिट में नहीं, है ना। फिर वैदिक युग में शून्य का आविष्कार किसने किया? ऋषि गुस्मद ने, गुस्मद ने किया। ठीक है, ऋषि गुस्मद ने वैदिक युग में, ठीक है, वैदिक में पुराने समय में। ठीक, भारत में अगर शून्य के आविष्कार की बात करें तो गणितज्ञ महान मैथमेटिशियन भास्कराचार्य, ठीक है, महान गणितज्ञ भास्कराचार्य ने किया था। भास्कराचार्य, ठीक है, संधि ऐसा। तो गणित में भारत में जो शून्य का आविष्कार, अब इन्होंने भी भारत में ही किया, लेकिन इन्होंने बहुत पहले के जमाने में किया और नंबर के डिजिट के रूप में नहीं किया, है ना। ऐसा शून्य किसी ने खोजा, मतलब खोजा पर भास्कराचार्य ने, तो उसके पहले किसी ने शून्य को ऐसे लिखा, है ना, कोई शून्य को अलग तरीके से दर्शाता था, इन्होंने शून्य को ऐसा दर्शाया, भास्कराचार्य। ठीक है, भारत में शून्य का आविष्कार इन्होंने किया। साथ ही साथ यह भी ज्ञात किया कि शून्य को किसी संख्या में जोड़ने पर या घटाने पर वो अंक संख्या जो है, जोड़ने घटाने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। यानी ये जो भास्कराचार्य है, इन्होंने शून्य का आविष्कार ऐसे संख्या में किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी सिद्धांत प्रतिपादित किया, ये भी पता लगाया कि शून्य को आप जब किसी संख्या में जोड़ते हो तब भी उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, शून्य को आप दूसरी संख्या से घटाते हो तो भी कोई परिवर्तन नहीं होता। इस तरह का ज्ञान भी, इस तरह की खोज भी शून्य के बारे में किसने की थी? भास्कराचार्य ने की थी। महान गणितज्ञ जो ग्रेट मैथमेटिशियन हमारे भास्कराचार्य, उन्होंने ही किया था। ठीक है, तो ये यहाँ पर भाई शून्य के बारे में थोड़ा सा नॉलेज, जीरो के बारे में नॉलेज, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारी इकाई 1 थी जिसका नाम था गणित से परिचय। ऐसे ही और भी डिटेल में प्रश्न उत्तर, और भी कई सारे डिटेल में ढेर सारे क्वेश्चन, शॉर्ट नोट क्वेश्चन, एक्सक्लूसिव कुछ प्रश्न उत्तर हमारे कोर्स में उपलब्ध है इस एक इकाई से। अभी तो हमने 4-5 क्वेश्चन पढ़े, 5-6 क्वेश्चन। इसके अलावा और भी डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चन है जो परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण, हमने अपने कोर्स में इंक्लूड किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करके हमारा कोर्स परचेस कर सकते हो। अन्य विषयों की वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट पर जरूर चेक करें। और साथ ही साथ आप अपने डेट की परीक्षा तैयारी करना चाहते हो, कोई भी एग्जाम से संबंधित, परीक्षा से संबंधित नोटिफिकेशन मिस नहीं करना चाहते, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर कर देना। तभी यूट्यूब पर जो लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर, मैराथन क्लासेस आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।